फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की बुक, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। तो हाफ लेसन रह चुका है, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जो खाद और उर्वरक है उसमें क्या अंतर होता है। तो जो उर्वरक है वो क्या है, एक अकार्बनिक लवण होता है जिसका उत्पादन है जो वो फैक्ट्रियों में होता है, यानी कि इसका निर्माण क्या है, फैक्ट्रियों में होता है। इसके साथ ही उर्वरक से मिट्टी में जो ह्यूमस होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं मिट्टी को। और उर्वरक में जो पादप पोषक होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फेट या फिर पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम खाद की बात करते हैं तो जो खाद है वो क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि गोबर या फिर मानव अपशिष्ट या पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और खाद का जो यूज़ है वो, यानी कि जो खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। और खाद से क्या होता है कि जो मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। खाद में पादप पोषक है जो वो तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। तो यानी कि ऑपोजिट लिखना है खाद का उर्वरक से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाद की क्या क्या लाभ होते हैं। तो खाद से क्या लाभ होते हैं कि एक तो मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा कि इससे जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी और सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जो मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। एक ऐसे जीवाणु जो कि फसलों के लिए अच्छे होते हैं, मिट्टी की उत्पादकता या उर्वरक क्षमता के लिए अच्छे होते हैं, उन जीवों की क्या है, संख्या में वृद्धि होती है। और इन जैविक खाद से क्या है, मिट्टी का जो गठन सुधर भी जाता है। इसके बाद है सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो सिंचाई का मीन्स है कि जो फसलें हैं या फिर जो पौधे हैं उन्हें जल देना, यानी कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है कि विभिन्न जो अंतराल पर, यानी कि अलग अलग टाइमिंग पर खेत में जल देना क्या है, सिंचाई कहलाता है। अब जो सिंचाई का समय है या फिर इसको बार बार देना है, ये फसल के ऊपर, मिट्टी व ऋतु में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि सर्दियों में कम जल की आवश्यकता पड़ती है लेकिन गर्मियों में अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई के स्रोत, कि सिंचाई के कौन से स्रोत हैं। तो कौन कौन से हैं, कुआं हो गया, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि इसके स्रोत हैं। तो जो सिंचाई है जो उसके अगर आज पारंपरिक तरीके, यानी कि जो प्राचीन समय से यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो है कुआं, झील और नहरें। इन्हीं के द्वारा क्या है, पहले से सिंचाई की जाती है, यानी कि इनके द्वारा क्या, खेतों में जल पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, सिंचाई की जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जो मवेशी या मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल किए जाते थे, इससे यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष होते हैं। और कौन से परंपरागत है, जैसे कि मोट हो गया, चैन पंप हो गया, डेकली हो गया, रहट आदि हो गया। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ दिखाया हुआ है पिक्चर में, तो आप ये देख लेना। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का यूज़ किया जाता है। और पंप चलाने के लिए क्या है, डीजल या फिर बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा आदि का यूज़ किया जाता है। और सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी है, किस तरीके से अब सिंचाई की जाती है। तो इसकी दो विधियां हैं, एक है छिड़काव विधि जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकलर विधि, और दूसरी है ड्रिप तंत्र। तो छिड़काव में क्या होता है कि इसमें बताया गया कि इस विधि का यूज़ है जो वह असमतल भूमि के लिए किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे एक जो इमेज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये जो गोल सी चीज़ है, इसके द्वारा क्या है, पानी का छिड़काव होता है, जिससे क्या है कि जो जल है वो विभिन्न क्षेत्र, यानी कि एक काफ़ी लंबे एरिया में क्या है, जल का यूज़ हो जाता है, यानी कि जल वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि जहाँ ऊर्ध्व जो पाइप नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं, और यह पाइप है जो वो निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ी हुई होती है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। यानी कि आपने काफ़ी जैसे पार्क वगैरह में भी देखा होगा, तो जो जल है वो एक स्प्रिंकल की तरह, यानी कि ऊपर की तरफ फुहारे की तरह होता है, उसके बाद वो पूरे खेत में जल इसी तरीके से जाता है, तो उसी को ही कहते हैं स्प्रिंकल। इसके बाद है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि बूंद बूंद करके, यानी कि इसमें जो जल है वो डायरेक्ट क्या है, पौधे की जड़ों में गिरता है, इसी कारण इसको क्या है, ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप का मीन्स होता है बूंद बूंद। तो फलदार पौधे, बगीचों या वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को क्या है, बूंद बूंद करके प्राप्त जो जल है वो प्राप्त होता है, जिसके कारण जो जल है वो वेस्ट नहीं होता है। इसके बाद आगे है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है कि जब हम मुख्य फसल उगाते हैं तो उसके साथ कुछ ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे यानी कि ऐसे पौधे से उग जाते हैं जो कि उस फसल के लिए हानिकारक होते हैं, अवांछित होते हैं, इसी को क्या खरपतवार कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, खेत में कई अन्य अवांछित जो पौधे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को क्या है, खरपतवार कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा निराई।
निराई इसलिए आवश्यक है, यानी कि खरपतवार को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि जो खरपतवार है वो भी क्या, फसलों को जितना जल चाहिए कुछ जल वो भी कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है उनको जो मुख्य फसल होती है उन्हें जल उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो खरपतवार को निकाला जाता है। तो खरपतवार है जो उसको क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम जो समय होता है वो कब होता है, उसमें पुष्पन या फिर बीज बनने से पहले होता है, यानी कि उसमें ना किसी भी प्रकार का पुष्प या बीज ना बने उससे पहले इसको हटा देना चाहिए। और खरपतवार है जो उसको जड़ सहित उखाड़ कर या भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, खुरपी के द्वारा या फिर हैरो की सहायता से। और इसके बाद है कि रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2 या फिर 4D। तो खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिसके कारण जो खरपतवार पौधे होते हैं वो क्या है, मर जाते हैं और फसल है जो उसको भी कोई हानि नहीं होती है। तो खरपतवार नाशी है जो उसको जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से क्या है, खेतों में छिड़काव किया जाता है। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि कटाई। अब क्या कटाई, यानी कि आपको एक प्रोसेस बताया था फसल उगाने का, तो उसमें खरपतवार को हटाने के बाद क्या है, कटाई की जाती है फसलों की। तो फसल की कटाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर उसे धरातल के पास से काट देते हैं। तो इस तरीके से कटाई कर दी जाती है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती थी, लेकिन अब या फिर मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर हम मशीन का यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। ठीक है, फसलों को काटना हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीजों या फिर दाने को भूसे से अलग करना पड़ता है और इसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, थ्रेशिंग किसे कहते हैं। यह जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है कंबाइन मशीन की, आपने देखी होगी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि छोटे खेत वाले किसान होते हैं जो वो अनाज के दानों को फटक कर यानी कि विनोइंग कर अलग करते हैं। तो विनोइंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये मशीन दिखाई जा रही है, इससे क्या होता है कि फसलों यानी कि उन फसलें हैं जो उनको अलग किया जाता है, जो भी उनके साथ खराब तत्व होते हैं बीजों को जैसे अलग किया जाता है। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है कटाई पर्व। कटाई पर्व क्या होता है कि जब फसलें काट दी जाती है तो एक तरीके का एक त्यौहार मनाया जाता है। तो उसके बारे में 3-4 महीनों के कठोर परीक्षण के बाद कटाई का समय आता है। तो स्वर्णिम दोनों में भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास व अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय जो थोड़ा आराम करने या खुशी बनाने का होता है। तो इसी में क्या होता है कि भारत के सभी भागों में कटाई का समय जो वो हर्षोल्लास होता है। तो कटाई है जो ऋतु के साथ ही विशेष पर्व जैसे कि पोंगल आता है, बैसाखी आती है, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू आदि जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे लिखा है भंडारण। जब हमने फसलों को काट दिया तो उसको क्या है, अब हमने जो भी जैसे अनाज वगैरह है तो उसका हम क्या भंडारण करेंगे। तो भंडारण ऐसे नहीं कि हमने अनाज निकालो डायरेक्ट हमने उसको यानी कि स्टोर कर दिया। इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले जो भी दाने वगैरह होते हैं उन्हें अच्छी से धूप दिलवाई जाती है, यानी कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें यानी कि जो नमी है, कीट चूहे या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना पड़ता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए क्या है कि जो ताज़ा फसल होती है उसमें दानों को सुखाए भी अगर हम भंडारित कर देंगे तो वो खराब हो सकती है। इसलिए भंडारण करने से पहले क्या दानों को धूप में सुखाना पड़ता है, जिससे क्या कि उनके अंदर जो नमी की मात्रा वो कम हो जाए। तो इसके बाद आगे लिखा है कि बीजों का बड़े पैमाने पर जो भंडारण है उसको क्या है, साइलो या फिर भंडार गृहों में रखा जाता है। तो साइलो क्या है, एक तरीके का भंडार गृह है आप कह सकते हो, जिससे इनको पीड़कों जैसे कि जो भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे हो गए, कीट आदि से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है जंतुओं से भोजन। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि जो जंतु होते हैं उनसे भी क्या है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि पशुपालन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि घरों में या फिर फार्म पर पालने वाले जो पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब एक बड़े पैमाने पर ये सब काम किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। इसके बाद आगे लिखा है कि मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिससे क्या है, विटामिन डी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। पहला तो यही है कि फसलों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक रबी की और एक खरीफ की। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था कि किसी भी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को क्या है, फसल कहते हैं। इसके बाद है कि जुताई करके मिट्टी तैयार करना और इसे समतल करना आवश्यक होता है और इसके लिए हम हल या पाटल का यूज़ करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट बनता है कि बीजों को उचित गहराई पर बोना, उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक होता है। और सिंचाई किसे कहते हैं, तो उचित समय या फिर अंतराल पर फसल को जल देना क्या सिंचाई कहलाता है। खरपतवार हमने पढ़ लिया है, कटाई भी हमने पढ़ ली, और दानों को भूसों से अलग करने को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है वो यह है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, इसे फसल कहते हैं। दूसरा, फसल उगाने के पहले जो प्रथम चरण की मिट्टी को डैश किया जाता है, तो क्या किया जा, प्रथम चरण की जो मिट्टी है उसको क्या तैयारी की जाती है। इसके बाद आगे है कि क्षतिग्रस्त जो बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जो फसल उगाने के लिए प्राप्त सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मिट्टी से क्या चाहिए, पोषक चाहिए। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पोषक रहेगी और एक जल। तो पोषक भी चाहिए और जल की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद कॉलम को मैच करना है। तो खरीफ की फसल कौन सी है, धान और मक्का। रबी की फसल कौन सी है, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक कौन से हैं, जो कि फैक्ट्री में तैयार की जाते हैं, जैसे कि यूरिया या फिर सुपर फास्फेट। और कार्बनिक जो कि अपने आप बनते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप से बनते हैं, पशु अपशिष्ट हो गया, गोबर हो गया, मूत्र पादप आदि। और जो मवेशियों का चारा है ये अलग है, ठीक है। एंड इसके बाद आगे है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल के दो उदाहरण तो यहाँ पर दिए हुए हैं कि खरीफ की फसल के आ जाएंगे धान और मक्का, रबी की फसल के लिए गेहूं, चना, मटर आदि आ जाएगा। इसके बाद है मिट्टी को तैयार करना। तो ये हमने पढ़ा था कि फसल उगाने के लिए सबसे पहले क्या है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसको पोला किया जाता है, उसके बाद उसकी बुआई की जाती है, देन निराई। ये जो बुआई है, निराई है या थ्रेशिंग है। निराई हमने अभी भी पढ़ा है, खरपतवार है जो उसको हटाना निराई कहलाता है। थ्रेशिंग भी हमने अभी पढ़ा है, तो आप वहां से ये कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमने एक जो सबसे पहले 6 पेज नंबर पर हमने यहाँ पर एक सारणी पढ़ी थी, तो यही क्या है, इसका आंसर है। तो आप यहाँ पर ये कर देना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, फसलों को जल देना। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां कौन सी है, एक स्प्रिंकल यानी और एक ड्रिप वाली। उसके बाद है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या होगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि जो गेहूं है वो क्या रबी की फसल है, जिसको क्या है शीत ऋतु में, रबी की फसल है, इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो जो गेहूं की फसल है उसके लिए क्या है, तापमान है जो वो कम चाहिए होता है, यानी कि इसमें जल की आवश्यकता भी कम होती है। लेकिन जो रबी की फसल होती है वो क्या ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या तापमान अधिक होता है, जिसके कारण जो फसल है गेहूं की वो उस समय नहीं लग सकती है। तो गेहूं की फसल के लिए किस तरीके का तापमान चाहिए, कैसी ऋतु चाहिए, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम बार बार फसल उगाते रहेंगे तो जो मिट्टी के पोषक तत्व है वो क्या है, खत्म होने लग जाते हैं। तो बीच में क्या थोड़ा अंतराल देना चाहिए, या फिर ऐसी फसलें उगानी चाहिए जैसे कि हमने पहले जो फसल उगाई जिससे जो पदार्थ कम हुए थे पोषक तत्व, तो क्या होता है कि हम ऐसी फसल लगाएं कि उस पदार्थ की आवश्यकता ना पड़े, जबकि जो मिट्टी में दूसरे पोषक तत्व हैं उसका यूज फसल कर सके। इस तरीके से यानी कि एक बैलेंस बनाना चाहिए। आगे है कि खरपतवार क्या होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मुख्य फसल होती है उसके साथ कुछ प्राकृतिक अवांछित पौधे लग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। और हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो ये आप वो खरपतवार वाले टॉपिक में से कर लेना। इसके बाद आगे आपका इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लेसन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।